हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हम एमएससी का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर ऑल यूनिवर्सिटी। आज उसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेटा। आज का टॉपिक है हमारा स्टम्प सेपरेशन थ्योरम। क्या है स्टम्प सेपरेशन थ्योरम? बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगर आप किसी को भी ये पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, प्लस में उसके नोट्स चाहिए, तो आप मेरे से नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे मैं आपको RS 100 रुपीज में पूरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस मैथ प्लस में उसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां पे जाके मेरे से ले सकते हो। और डेमो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसी प्रकार से मैं आपको सारे लेक्चर्स का लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि स्टम्प सेपरेशन थ्योरम हमारी होती क्या है, इसको कैसे इसको प्रूफ है, क्या इसका आएगा, क्या इसकी स्टेटमेंट है। तो बेटा हमारा स्टम्प सेपरेशन थ्योरम हमारा क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो स्टम्प सेपरेशन थ्योरम पढ़ने से पहले मैंने 3 लेक्चर ले लिया, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे ले लेना, वहां से जाके आप करना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेटा स्टेटमेंट इसकी क्या बोलती है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे कि स्टेटमेंट इसकी क्या बोलती है। तो स्टेटमेंट बोलती है इफ एफ एंड जी आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। हमारे एफ और जी दो लीनियरली क्या है, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है जो किसी इक्वेशन दी हुई है। ये कौन सी इक्वेशन दी हुई है? हमारी सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि मैं पहले भी चर्चा इसकी काफी टाइम से 3 लेक्चर में कर चुका हूं। ऑन द क्लोज इंटरवल्स ए बी, और ये एफ और जी जो दो लीनियर इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशन दिया हुआ है इस इक्वेशन का, वो किस पे दिया हुआ है? क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर दिया हुआ है। देन हमें प्रूव क्या करना है बेटा, एग्जाम में आएगी स्टेट एंड प्रूव स्टम्प सेपरेशन थ्योरम। ठीक है, तो आपको एग्जाम में प्रूव कर देनी, काफी जगह आएगी। एफ एंड जी आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। अब इस दिस इक्वेशन की जगह ये इक्वेशंस को भी लिखने के काफी तरीके हैं। मैं लास्ट में इस इक्वेशन को, ये थ्योरम और 3-4 तरीकों से पूछी जा सकती है, लास्ट में इसका डिस्कशन करूंगा। ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन हमें प्रूव करना है, देन प्रूव बिटवीन एनी टू कंजुकेटिव जीरोज ऑफ एफ। क्या है? टू कंजुकेटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, या हम बोल सकते हैं पास पास। ठीक है, टू कंजुकेटिव जीरोज का मतलब बेटा यहां पे होता है, जीरोज का मतलब रूट। ठीक है, पूरी कॉम्प्लेक्स मैथ में मैंने पढ़ा था, जीरोज का मतलब क्या होता है? रूट ऑफ एफ देयर इज ओनली 1 जीरोज ऑफ एफ। ये बोल रहा है कि हमारा ये एक इंटरवल ए बी है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, हमारे जो फंक्शन f है उसके 2 रूट लाई कर रहे हैं। मान लो हमने एक कर लिया t1 रूट, एक ले लिया t2 रूट। इन दोनों रूटों के बीच में हमारा एक g का रूट भी लाई करेगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारा कुछ भी रूट लगा लो t0। ये बोला है इन ए बी इंटरवल दिया हुआ है, इनके बीच में f0 के 2 लगातार रूट है, t1 एंड t2। कंजुगेटिव का मतलब 2 लगातार रूट है, उन दोनों के बीच में एक हमारा g का भी रूट लाई करेगा। ये हमें प्रूव करना है। समझ में आ गया? कंजुगेटिव का मतलब लगातार, जीरोज का मतलब यहां पे क्या होता है बेटा? रूट। लगातार जीरोज के बीच में f का कोई रूट और लाई नहीं करेगा, इसके बीच में g का ही लाई करेगा। ये इसको हमें ये प्रूव करना कि g का भी ओनली एक ही, पहले तो हमें जीरोज का हमें क्या है, ओनली एक रूट करना है। तो भाई सबसे पहले तो प्रूव करना पड़ेगा कि जीरो का मान लो 1 से ज्यादा ना हो, और या फिर 1 भी ना हो, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो हमें सीधा प्रूव हो जाएगा कि हमारा f का एक रूट है मिलेगा। तो इसको प्रूव के लिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ बहुत ईजी है। सबसे पहले लेट t1 एंड t2 बी द टू कंजुगेटिव जीरो ऑन द इंटरवल a b इफ द फंक्शन ft। हमारे 2 फंक्शन दिया था f एंड g। ठीक है, तो हमने t1 एंड t2 रूट मान लिए, ये a इंटरवल a b मान लिया, ये इंटरवल, इसके बीच में t1 और t2 हमने ft के फंक्शन f के कंजुगेटिव रूट मान लिया है। अभी शो करना है कि इसके बीच में एक रूट लाई करेगा g का। ठीक है, गिवन क्या है हमें? गिवन है f एंड g आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन a b। हमें गिवन है कि हमारा f एंड t लीनियरली इंडिपेंडेंट है ऑन इंटरवल a b। तो हमें बिल्कुल दिया हुआ 2 कंजुगेटिव जीरो दी हुई है f की, t1 एंड t2 पे। भाई 2 कंजुगेटिव जीरो होगी तो हमारा ft1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड ft2 इज इक्वल टू 0 होगा। बट यहां पे हमारा gt1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड gt2 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमारा ओनली कंजुगेटिव जीरो किसका है बेटा?
एफ का है, तो उसको हमने क्या मान लिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट जी टी1 जो जी फंक्शन है, जो दूसरा फंक्शन है, उस पे हमारी टी1 पे वैल्यू भी जीरो नहीं होगी और टी2 पे भी जीरो नहीं होगी। और हमें ये तो गिवन था कि दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। समझ में आया? टी1 जीरो एफ पे फंक्शन पे क्यों लिया, क्योंकि दो लगातार जीरो है उनकी, इसलिए मैंने उनको क्या ले लिया, जीरो ले लिया। बट जी टी1 पे नहीं लिया क्योंकि हमारा नहीं दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब पहला केस पोज करते हैं बेटा। क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ना, इस थ्योरम को एक बार समझ में ना तो दो बार पढ़ देखना वीडियो को, बट इतना अच्छा और इतना इजीएस्ट वे में किसी ने नहीं समझाया। लेट अस सपोज इफ पॉसिबल दैट जी हैज ए नो जीरो इन दिस इंटरवल। हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमने टी1 टी2 माना है उसके बीच में, क्योंकि हमें तो इसके बीच में दिखाना है। अभी टी1 टी2 इंटरवल क्यों लिया कि हमें इसके बीच में ही जीरो दिखाना है। ए बी को भूल जाओ, अभी हमने दो रूट लेट कर लिए, इन दोनों के बीच में ही हमें क्या दिखाना है, जी का दिखाना था। तो अभी टी1 टी2 इंटरवल लेट कर लिया हमने। यहां पे देखो, लेट अस सपोज इफ पॉसिबल दैट जी हैज नो जीरो। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 जीरो प्रूव करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा एक भी जीरो ना हो। ये भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना हमें कि एक भी जीरो ना हो, और एक बार प्रूव करना पड़ेगा कि एक से ज्यादा जीरो है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों ही केस हमारे फेल हो रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा कि हमारा एक ही जीरो उसके अंदर है। अब लेट अस सपोज इफ पॉसिबल दैट जी हैज नो जीरो, जी एक भी जीरो नहीं है इन द इंटरवल टी1 एंड टी2। सबसे पहले केस 1 में मैंने ये ले लिया। नाउ टी1 कैन नॉट बी जीरो ऑफ जी। हमारा जो टी1 है वो जीरो नहीं हो सकता। अभी देखो, हमने माना था ये इंटरवल ए भी माना था, टी1 यहां पे माना था, टी2 यहां पे माना था। अभी ये बोल रहा है कि टी1 है वो हमारा जी का जीरो नहीं हो सकता। टी1 कैन नॉट बी जीरो ऑफ जी। भाई मान बीच में बोल रहा है तो हम सपोज कर ले कि ये जो टी1 है ये हमारा किसका जीरो है, किसका जीरो नहीं हो सकता, जी का। ये तो दोनों फंक्शन जी की, ये सॉरी एफ की जीरो है, ये एफ की जीरो है, ये एफ की जीरो है। अब ये बोल रहा है कि जो टी1 है ये हमारी जी की जीरो नहीं हो सकती, कैन नॉट बी जीरो ऑफ जी। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज क्यों नहीं हो सकती, इफ सॉरी x1 नहीं टी1, इफ टी1 इज ए जीरो ऑफ जी। अगर हमारी टी1 जीरो होती है जी की, देन टी1 इज ए कॉमन जीरो ऑफ टू सॉल्यूशंस। अगर हमारी टी1 ये हमारी एफ की जीरो थी टी1 टी2, अगर यही हमारी जी की भी जीरो हो रही है, ये टी1 को हम अगर जी की भी जीरो मान रही है तो ये दोनों की कॉमन जीरो हो जाएगी। भाई टी की भी कॉमन, एफ की भी कॉमन जीरो हो जाएगी और जी की भी कॉमन जीरो हो जाएगी। देन टी1 इज ए कॉमन जीरो ऑफ टू सॉल्यूशंस एफ एंड जी। भाई दोनों की कॉमन जीरो हो जाएगी ना टी1, तो एफ की जी की तो पहले से ही ले ली थी हमने। अगर टी1 इसकी भी कॉमन जीरो हो रही है तो भाई इससे हमारा क्या हो जाएगा, अगर दोनों की कॉमन जो रही है कॉमन जीरो है तो हम लिख सकते हैं एफ एंड जी आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर ए बी। तो दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों फंक्शन क्या है हमारे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो भाई ये कंडीशन तो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई हमारी। भाई ये कंडीशन तो नहीं हो सकती ना। तो सो देयरफॉर x1 इज नॉट ए जीरो ऑफ g। तो हम क्या बोल सकते हैं, x1 हमारा g का जीरो नहीं हो सकता। सिमिलरली जो हमारा x लिख रहा हूं यार मैंने, ये t1 आएगा ये, क्योंकि हमने t1 t2 लिया है ना। तो सिमिलरली t1 इज नॉट ए जीरो ऑफ g एंड सिमिलरली हमारा जो t2 है वो भी हमारा क्या है, जी का जीरो नहीं होगा। समझ में आया बेटा? कुछ नहीं है वहां पे। हमने ये चेक किया कि जो ये हमारा टी1 है और टी2 है, टी1 हमारा हमने लेट कर लिया, टी1 हम बोल रहे हैं कि हमारा जीरो नहीं हो सकता जी का। क्यों नहीं हो सकता, अगर टी1 हमारा जीरो होगा जी का तो दोनों के कॉमन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एफ का पहले से है और जी का और हो जाएगा। तो दोनों में अगर कॉमन जीरो हमारा आ रहा है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है हमें फंक्शन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन का मतलब, कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि ये केस गलत है हमारा। तो लिख सकते हैं टी1 इज नॉट ए जीरो ऑफ जी, सिमिलरली टी2 इज नॉट ए जीरो ऑफ जी। दोनों का बता दिया हमने। अब बाय रोलिस थ्योरम, नाउ अप्लाई थ्योरम को आगे देखने के लिए हमें रोलिस थ्योरम मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। नाउ अप्लाई रोलिस थ्योरम, और मैंने एक फंक्शन ले लिया फाई टी, और फाई टी किसके इक्वल ले लिया, एफ टी अपॉन जी टी, जो हमारे दो फंक्शन दिए हुए हैं ऑन द इंटरवल टी1 एंड टी2 क्लोज इंटरवल। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब रोलिस थ्योरम क्या बोलते हैं बेटा, सभी को पता है रोलिस थ्योरम की 3 कंडीशंस होती है। आपने 11th में पढ़ी होगी, 12th में पढ़ी होगी, बीएससी में पढ़ी होगी, एमएससी में पढ़ी होगी और पढ़े रहे होंगे। एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन ओवर इंटरवल ए बी। हमारा बिल्कुल सबको पता है इस प्रकार की फॉर्म में हमारा रोलिस थ्योरम बोलती है कि एफ एंड जी
इस प्रकार, सॉरी मैं बोल गया, एफ एंड जी हमारा रोलिंस थ्योरम कंटीन्यूअस फंक्शन रहता है, ये सभी को पता है। सो देयरफॉर एफ इज फाई टी फंक्शन भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, फाई टी इज आल्सो कंटीन्यूअस, और ये वहां ए भी था, तो यहाँ हमारा इंटरवल क्या है, T1 T2। ये रोलिंस थ्योरम की स्टेटमेंट से बता रहा हूँ, ये नीचे हम जो लिख रहे हैं वो लिख रहा हूँ। अब सिमिलरली एफ एंड जी आर डेरिवेबल क्लोज इंटरवल ए बी, ये बोलता है कि एफ और जी हमारा डेरिवेबल रहेगा, तो सिमिलरली हमारा देयरफॉर फाई टी इज आल्सो डेरिवेबल ऑन इंटरवल T1 एंड T2 एंड जी हैज नो जीरो इन T1 एंड T2। ये हमें बिल्कुल गिवन था, पहले ही मैं प्रूव कर चुका, T1 हैज नो जीरो इन T1 एंड T2, इसके बीच में हमारा जी हैज नो जीरो इन T1 T2 हम इसमें बता रहे हैं। ठीक है, थर्ड केस देखो, फाई T1 इज इक्वल टू फाई T2 इज इक्वल टू जीरो। तो आप जानते हो फाई T1 इज नॉट इक्वल टू जीरो है, फाई T2 इज इक्वल टू जीरो, सॉरी नॉट इक्वल नहीं, इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है। बाय रोलिंस थ्योरम देयर एग्जिस्ट C बिलोंग टू T1 एंड T2 सच दैट फाई डैश T इज इक्वल टू जीरो। हमें फाई डैश T पता होता है कि हमारा क्या है, जीरो एट x इज इक्वल टू C। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, यहां से हम फाई डैश T निकाल सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन करके। तो इक्वेशन 1 का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया u अपॉन v मेथड से। तो एक बार g एज इट इज एफ टी का डिफरेंशिएशन, फिर एफ टी इंटू जी का डिफरेंशिएशन अपॉन जी टी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब ये हमें आगे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा दिक्कत है, फाई डैश टी, अभी ये देखो, ये हमने फाई डैश टी निकाल लिया भाई, फाई डैश टी निकाला तो मैं इसको डिफरेंशिएशन वाले टर्म को जी टी एफ डैश टी एफ टी, ये आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा होगा, ये चीजें जो मैंने लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले टर्म को जी एफ जी डैश एफ डैश का डिटर्मिनेंट अपॉन में जी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ब्रैकेट जी एफ टी अपॉन जी टी का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये आपने अभी आएगा, आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये आपने पढ़ा हो तो WRONKIAN थ्योरी, ये आपने पढ़ा है। मोंगेन थ्योरी के हिसाब से ये W हमारा क्या होता है, ये कहलाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है, अभी हम इसको हमें फाई डैश इज इक्वल टू क्या था, हमें जीरो है हमारा। अभी इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो सबको पता है जी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैं पहले ही प्रूव कर बता चुका हूं आपको, ये हमारा जी टी के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर हमारा फाई डैश टी इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, देयरफॉर फाई डैश इज इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, तो हमारा ये तो जीरो नहीं होगा नीचे वाला, बट ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ऊपर वाला अगर जीरो के ऊपर इक्वल हो रहा है तो बाई वॉन्गसन थ्योरी हमारा क्या बोलता है, थ्योरम बोलता है हमारा कि अगर ये इक्वल है जीरो के तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ये मोंगेन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ये जीरो होता है तो फंक्शन क्या है हमारा, डिपेंडेंट है, और हमें गिवन है फंक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इट इज क्या हो गया, कंट्राडिक्ट। ये हमारा क्या गया, एक गलत हो गया, ये हमारा नहीं है। तो जी एंड एफ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है हमारा ओवर ए बी। ठीक है, तो ये पहला केस था हमारा। अब केस 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो वोंगन जी एंड एफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो ओवर, जो सपोजिशन इज रॉन्ग, जी हैज ए जीरो इन द इंटरवल T1 एंड T2। हमारा जी के अंदर हमने माना था कि कोई जीरो नहीं है, यही स्टार्टिंग में लाइन किया था ना हमने, बट बाई वोंगन हमने देखा जी एंड एफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, योर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने सोचा था कि हमारा जो ये है ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, बट ये हमारा किसके आ गया, इक्वल टू जीरो आ गया, तो हमारा पोजीशन क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जी का कोई ना कोई जीरो तो T1 एंड T2 के बीच में लाई करेगा। अभी हमें यही प्रूव करना था कि कोई ना कोई तो लाई करेगा, बट हमें एक कोई ना कोई तो करेगा। अब कितना करेगा, एक करेगा कि एक से ज्यादा करेगा, हमें अब प्रूव करते हैं। टू प्रूव जी हैज एग्जैक्टली 1 जीरो इन द इंटरवल T1 एंड T2। ठीक है, अब यहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां से थ्योरम का ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जो मैं अभी तक पहले पार्ट में केस 1 में जो बोल के आया हूं ना, तो यहां बोल के आया हूं वो आपको पूरा समझना है। जो मैं ये पूरा रामायण का ही है ना, ये इसको आपको अच्छी तरह समझना है, इसी का आगे मैं यूज करूंगा। अब हम प्रूव करते हैं जी हैज एग्जैक्टली 1 जीरो इन द इंटरवल T1 एंड T2। अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज इफ पॉसिबल, ये हमारा इंटरवल ए बी है। ठीक है, इस ए बी इंटरवल के बीच में ध्यान रखना, हमने T1 एंड T2 किसके माने थे, एफ के मान लिए थे, दोनों एफ के रूट है लगातार। अब मान लेता हूं मैं इसके बीच में T3 एंड T4 दो रूट आ गए हैं जी के, किसके, दो रूट लेट किया है मैंने, लेट अस सपोज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मैंने लेट किया है कि ये दो जी के रूट हैं। अभी पिछले मैंने पार्ट में जो पार्ट 1 जो केस 1 पढ़ाया है, उसमें क्या पढ़ाया था कि हमारा
अगर दो है T1 एंड T2 f के दो रूट है, तो उस फंक्शन के अलावा किसी दूसरे फंक्शन के रूट उसके बीच में लाई करेगा ही करेगा, बट उसके फंक्शन के रूट लाई नहीं करेगा। तो ठीक है, तो ये T3 एंड T4 हमारे हमने G के रूट मान लिए। देखो यहाँ पे लेट अस सपोज इट पॉसिबल T1 इज लेस देन T2, T2, T4 ये हो गया। G has two consecutive zero says that at point T3 and T4 हमने दो लगातार जीरो मान ली, किसकी? T3 एंड T4, किसकी? G की मान ली इन द इंटरवल T1 एंड T2, T2 एंड T1 के बीच में मान ली। अब T3 एंड T3 आर टू कंसेक्यूटिव जीरो ऑफ G, दो कंसेक्यूटिव जीरो है, तो रिवर्सिंग द पार्ट वन। भाई हमारा सेम केस बन गया ना, मैंने बताया ना, इधर हमारी फंक्शन T1 और T2 था, तो हमारी गिवन था, तो हमारी G के कोई यहाँ पे G के कोई जीरो लाइज कर रही थी। अब इन दोनों के बीच में हमारा ये केस हो गया, G हमारा कोई दो जीरो ले लिया हमने T3 एंड T4, तो यहाँ पे कोई ना कोई T5 लाई करेगी इन दोनों के बीच में। F has a zero say the T5 between T3 and T4, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ T5 कोई ना कोई लाइज करेगी ही करेगी। जब ये T5 यहाँ पे लाइज कर रही है, therefore F has 3 0, T1 T5 T2, F has 3 0, T1 T5 T2 such that T1 is less than T5, T5 is less than T2. This contradiction fact that T1 and T2 are two consecutive zero of F2. तो कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि F की तो कोई जीरो अभी इसके बीच में लाई करेगी नहीं, क्योंकि हमें कंजुगेटिव लगातार दिया हुआ था कि हमारा F की जीरो है, बट इसमें F के बीच में अभी कोई जीरो नहीं आएगी। बट ये बोला कि T5 हमारी F की जीरो है, भाई नहीं हो सकती F की जीरो, गलत है ये बात। Therefore G has exactly 1 0 between the consecutive zero of F। भाई हमारी F की ओनली एक ही जीरो लाई करेगी। अब थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा मेरे को, यहां से देखना आप, ये क्या लेट कर रहा है, T3 और T4 क्या है, हमारी G की जीरो है। अभी हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था, थ्योरम 1 में पार्ट 1 में पढ़ा था कि इस लगातार इसके बीच में हमारी इस दूसरे फंक्शन की कोई जीरो, हमने G कर लिया। अभी जब G के किया तो हमें पता है G के बीच में T5 आएगी, वो F की जीरो आएगी, F फंक्शन की जीरो आएगी, और F की फंक्शन की जीरो आ नहीं सकती, क्योंकि हमारा T1 T2 के बीच में उसने क्लियर बोला कि दो कंजुगेटिव है, उसके बीच में आ नहीं सकती। तो ये केस भी बेटा हमारा फेल हो गया कि F की जीरो तो आ नहीं सकती। तो कंट्राडिक्शन हमारा मैंने यही लिखा है यहाँ पे, G है टू कंजुगेटिव जीरो सेज बिन T1 T2 ये लिया था हमने, और कंजुगेटिव जीरो ऑफ G रिवर्सिंग द पार्ट 1, तो F है जीरो सेज द T5 इज द T4। अभी आगे देखो F है 3 0, भाई 3 0 T5 ये गलत हो गया, मैं पहले अभी यही समझाया था आपको। तो ये थी बेटा हमारी थ्योरम आज की। इसी से रिलेटेड थ्योरम है हमारी स्टर्म फंडामेंटल कंपैरिजन थ्योरम। बेटा थोड़ा सा दिमाग ना आपको खुद लगाना पड़ेगा, देखो जो मैं बोल रहा हूं उसको 2 बार 3 बार सुनना पड़ेगा, और आपको दिमाग थोड़ा थोड़ा लगाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। एक तो ये थ्योरम थ्योरेटिकल थी हमारी, अब अगली थ्योरम है वो पूरी न्यूमेरिकल है हमारी, थोड़ी सी थ्योरेटिकल आएगी, बाकी पूरी न्यूमेरिकल है हमारी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी जितना मैथ आसान नहीं है यार, कॉम्प्लेक्स बहुत आसान मैथ था जो कि मैंने कंप्लीट कराया। हाँ, अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ चाहिए कंप्लीट, प्लस में नोट्स चाहिए उसके, वीडियो लेक्चर प्लस में नोट्स, तो RS 100 रुपीज में नीचे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो मेरे को, वहां आपको प्रोवाइड करा देंगे। कंप्लीट एनालिसिस मैथ हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।